हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप कि आप सबकी यूपी टेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो आज हम अपने यूपी टेट पेपर 2 जो कि 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ था, इसके सीडीपी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने यूपी टेट पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस अपने चैनल पे वीडियो फॉर्म में अपलोड कर रखे हैं। सो इफ़ यू वांट देन यू कैन चेक इट आउट। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, हमसे सब्जेक्टिव मेथड पूछा जा रहा है। हाँ, हमसे सब्जेक्टिव मेथड पूछा जा रहा है, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ विधि। तो सबसे पहले तो देखिए, हमारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप पर्सनैलिटी ले लीजिए, इंटेलिजेंस या फिर नॉलेज, उन सबको मेजर करने के 2 तरीके होते हैं जज करने के। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव, ठीक है? एंड द सेकंड वन इज़ सब्जेक्टिव। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? देखिए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव मेथड्स होते हैं, ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। यानी कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं ऑलरेडी, ये उनके ऊपर बेस्ड होते हैं और इसी वजह से ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। यानी कि इनकी रिलायबिलिटी और इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। वहीं सब्जेक्टिव जो मेथड्स होते हैं, ये हमारे ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि हमारी सोच के ऊपर। और ये इसके अंदर पर्सनल बायस आ जाता है, यानी कि हम अपना व्यक्तिगत पक्ष इसमें रख सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। लाइक जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, क्योंकि उसमें हमसे फैक्ट्स पूछा जाता है, ठीक है? और वो इसीलिए वो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल होते हैं, सो दैट कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना आए सिलेक्शन के टाइम। बट जो हमारे स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें एज़ सच कोई सिलेक्शन नहीं होना होता है, उसमें हमारी नॉलेज को चेक करना होता है। तो उसमें जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें हम अपने ओपिनियंस भी रख सकते हैं और हमारा पर्सनल बायस भी उसमें दिखता है। और वहीं जो एग्जामिनर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। वहीं सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एग्जामिनर भी अपने पर्सनल बायस के अकॉर्डिंग जजमेंट करता है, ठीक है? तो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड है, वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतर्दर्शन विधि। क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है वो अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण स्वयं ही करता है, खुद से ही करता है, इसलिए ये क्या है? मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। एल्बर्ट बंडूरा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए, एल्बर्ट बंडूरा हमारे बहुत ही बड़ा नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी में। इन्होंने हमें दिए था सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इनका क्या कहना था कि बच्चे जो भी सीखते हैं, वो होता है ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग के थ्रू। इनका कहना था कि जो भी हमारा बिहेवियर होता है, वो हम सोसाइटी के थ्रू लर्न करते हैं। हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं और फिर उसकी मॉडलिंग होती है, ठीक है? तो यही थी इनकी सोशल लर्निंग थ्योरी और ये किसने दिया था? एल्बर्ट बंडूरा ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज कॉज्ड ड्यू टू। प्लेट्यू इन लर्निंग यानी कि अधिगम में पठार। देखिए, जब हम कोई चीज़ लर्न करना स्टार्ट करते हैं, कोई नया टॉपिक हमने लिया लर्न करने के लिए, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। सबसे पहले हमारा जो भी चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं, उसमें हमें काफ़ी इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि वो नया टॉपिक होता है। तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर जाता है, ठीक है? लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब वो चीज़ हमें या तो बोरिंग लगने लगती है या फिर हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी आने लगती है, तो वो जो ग्राफ है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, यानी कि एक तरीके से रुक जाता है। तो जो ये वाला इसका पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लेट्यू इन लर्निंग, यानी कि अधिगम का पठार, ठीक है? यहाँ पर हमारी लर्निंग रुक सी गई है और ये किसकी वजह से होगा? देखिए, फेटीग यानी कि थकान की वजह से। एक ही टॉपिक को पढ़ पढ़ के जब हम थक जाते हैं, तो हमारा प्लेट्यू इन लर्निंग बन जाता है। और इसके कुछ और रीज़न्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारा फटीग हो गया, दूसरा हो गया लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन की कमी। सेकंड हो गया रॉन्ग लर्निंग मेथड, अगर हम गलत तरीके से भी पढ़ते हैं, तो भी हमारा प्लेट्यू ऑफ लर्निंग बन जाता है, या फिर बोर्डम की वजह से, यानी कि जब कोई टॉपिक हमें बोरिंग लगने लगता है, तो भी हमारा प्लेट्यू ऑफ लर्निंग बन जाता है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दर्पण चित्रण परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग टेस्ट। जो मिरर ड्राइंग टेस्ट है, ये हमारा मेजर करता है रेट ऑफ लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लाउड पिक्चर टेस्ट को किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट हमारा यूज होता है पर्सनैलिटी को मेजर करने में, यानी कि व्यक्तित्व को मेजर करने में, ठीक है? और इसमें हमें कुछ अनक्लियर इमेजेस दिखाई जाती हैं, और जिसको कि हमें डिकोड करना होता है, और उसकी रिस्पॉन्स के बेसिस पर हमारी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है।
Now question number 6. 5 years old Mohan has mental age of 8. What is his IQ? देखिए IQ का फॉर्मूला होता है mental age अपॉन chronological age into 100. मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जो उसकी एक्चुअल आयु एज जो है अभी, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यहाँ पर जो मोहन है, मोहन का हमें मेंटल एज कितना गिवन है 8 अपॉन, और उसकी एज है कितनी वैसे 5 इंटू 100. इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 2 ज़र 10 इज इक्वल टू 160. तो मोहन का जो IQ है वो कितना हो जाएगा 160. क्वेश्चन नंबर 7. विच IQ रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल IQ लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन. यानी कि जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको ट्रेन करने, एटलीस्ट उनको ट्रेनेबल बनाया जा सके, तो ये कौन सा IQ का लिमिट होता है? ये होता है हमारा 36 टू 49. यानी कि जिन बच्चों की का IQ 36 और 49 के बीच में होगा उन्हें एटलीस्ट ट्रेन किया जा सकता है. देन क्वेश्चन नंबर 8. रोडशा इंक ब्लॉट टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग. रोडशा जो इंक ब्लॉट टेस्ट है वो किसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है? तो ये भी हमारा किसका टेस्ट है? पर्सनैलिटी का, यानी कि व्यक्तित्व का. ठीक है, इसमें भी हमें ये भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, यानी कि हमें कुछ इंक ब्लॉट, किसी पेपर पे इंक ब्लॉट के थ्रू कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती हैं और हमें फिर से अगेन उसको डिकोड करना होता है, और इसमें हम अपनी पर्सनल प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हम उन पिक्चर्स को डिकोड करते हैं और उसके बेसिस पर हमारी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इट इज़ नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग. यह विस्मृति का कारण नहीं है. किसकी वजह से हमारी फॉरगेटिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है? हमसे नहीं पूछा गया. ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है अगर हमने ये वाला वर्ड को अवॉइड कर दिया तो. ठीक है, तो हमारा क्या है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इसकी वजह से तो होती है फॉरगेटिंग, है ना. डिज़ायर टू रिमेंबर, अगर हमें याद करने की, स्मरण करने की इच्छा है तो फिर हम क्यों ही भूलेंगे? तो यही हमारा आंसर है. हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है. डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिमेंबरिंग, अगर हमारे तरीके गलत हैं रिमेंबर करने के तो इसकी वजह से भी हम फॉरगेट कर जाएंगे चीज़ें. और अंडरलाइनिंग, तो ये तीनों हैं और ये नहीं है, तो हमसे नहीं वाला ही पूछा था. सो आवर ऑप्शन 2 विल बी द आंसर. Then question number 10. The science which deals with the method of collecting, classifying and presenting, comparing and interpreting न्यूमेरिकल डेटा इज कॉल्ड. तो ये सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी. ये हमने स्कूल में भी पढ़ा होगा. सो दिस विल बी अवर आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द ऑड वन आउट. ऑड वन आउट यानी कि हमें अलग वाला पता करना है. तो रिवेंस टेस्ट, 16 PF, ड्रॉ अ मैन टेस्ट, ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों हैं हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट. ये हमारे इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं. और वहीं टैट जो है, TAT टैट, इसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट. ठीक है, और ये हमारा होता है पर्सनैलिटी का टेस्ट, यानी कि ये हमारी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए बनाया जाता है और ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है. प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट. ठीक है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, यानी कि ये इन तीनों से अलग है. देन क्वेश्चन नंबर 12. द मीडियन ऑफ 7 8 9 10 11 12 इज. देखिए हमारे ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, तो हमें इनको अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और हमसे जब मीडियन पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? हम जो बीच वाला जो नंबर होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, अगर वो इवन नंबर्स है तो, लाइक 1 2 3 4 5 6. देखिए नंबर ऑफ हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो 6 है, यानी कि इवन नंबर है. तो इधर से हमने टू नंबर्स निकाले, इधर से 2 निकाले और बीच के 2 नंबर बच गए. तो 9 + 10 upon 2 is equal to 19 upon 2, that is 9.5. So our answer will be 9.5. Then question number 13. Who has propounded the theory of insight? Theory of insight, हमारी जो insight learning theory है ये किसने दी थी? वैसे तो ये कोलर ने दी थी, लेकिन कोलर क्या थे? एक जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक. Then question number 14. According to McDougall, एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विथ. मैकडूगल ने हमारी इंस्टिंक्ट थ्योरी दी थी. इनका कहना था कि हमारी टोटल 14 इंस्टिंक्ट्स होती हैं. ठीक है, और इनकी जो थ्योरी, इनका ये कहना था कि जो हर एक इंस्टिंक्ट होती है वो किससे रिलेटेड होती है? वो होती है इमोशन से रिलेटेड. देन क्वेश्चन नंबर 15.
गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारे पूर्व अनुभव हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, उनके आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परसेप्शन, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान। Then question number 16, who has given the concept of educational quotient for backward children? देखिए एजुकेशनल कोशेंट बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए, अभी हमने एक ऊपर क्वेश्चन किया था कि कौन से आईक्यू के बच्चे जो हैं वो मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं, जो ट्रेडेबल होते हैं, तो उन्हीं बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल कोशेंट दिया था वो किसने दिया था? सिरिल बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, यानी कि एक जो अच्छा टेस्ट होता है, एक उत्तम परीक्षण जो होता है, उसकी जो विशेषताएं हैं उसमें से कौन सा अलग है? तो देखिए जो एक अच्छा टेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी एग्जामिनर का, ना ही उसमें जो एग्जाम टेकिंग पर्सन है उसका पर्सनल बाइस झलके। ठीक है, तो हमारा टेस्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, यानी कि वैध होना चाहिए। अ, मतलब वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस चीज़ को मेजर करने के लिए हमने वो टेस्ट बनाया है वो उसी चीज़ को मेजर करे। लाइक अगर हमने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए टेस्ट बनाया है, तो वो हमारा जो टेस्ट है वो पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और रिलायबल, यानी कि हम उसके ऊपर विश्वास कर सकें कि हाँ, जो हमारा जो टेस्ट है वो सही है। तो ये तीनों के तीनों हमारे एक गुड टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड नहीं होता है। तो हमसे नहीं पूछा गया है, यानी कि डिफरेंट पूछा गया है, तो हमारा अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, हमसे अगेन नॉट पूछा गया है। हमारा कौन सा थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है? वो है थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। बाकी ये तीनों के तीनों हमारे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। और ये किस किसने दिए थे? देखिए जो टू फैक्टर थ्योरी है ये हमारा दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी थॉर्नडाइक ने। और यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी बिने ने। ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डक्टलेस ग्लैंड, अगेन हमसे नॉट पूछा गया है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारे बॉडी में टू टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इसमें से जो एक्सोक्राइन होते हैं, ठीक है, ये होते हैं जो ये डक्ट के साथ होते हैं, मतलब इनमें डक्ट्स होती हैं, और जो एंडोक्राइन होते हैं ये डक्टलेस होते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है डक्टलेस कौन सी नहीं है, तो देखिए हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, अब डक्ट्स का मतलब क्या होता है? डक्ट्स आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके थ्रू जो भी ग्लैंड्स हैं वो अपना सिक्रीशन उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें इससे कोई भी डक्ट अटैच नहीं होती है, ये अपना जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली बॉडी में छोड़ देते हैं। ऐसे ही थायराइड ग्लैंड है, इसका भी कोई डक्ट नहीं होता है, और एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और वहीं सलाइवरी ग्लैंड जो है, इसमें हम डक्ट्स होती हैं। ठीक है, जो हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है, इसमें इसके जो ग्लैंड्स हैं उसमें डक्ट्स होती हैं, और ये पहले जो सलाइवा है वो पहले डक्ट्स में जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स से रिलीज होकर के सलाइवा पहले डक्ट्स में जाता है, फिर हमारे माउथ में रिलीज होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमसे पूछेंगे कौन सा डक्टलेस नहीं है, तो हमारा सलाइवरी ग्लैंड डक्टलेस नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, पियाजे ने हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो स्टेजेस दिए हैं उसमें से सेकेंड स्टेज पूछे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सा है? वो तो है हमारा सेंसरी मोटर। देन सेकेंड है प्री ऑपरेशनल। देन थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशन। सेकेंड स्टेज पूछा है, तो सेकेंड स्टेज कौन सा है हमारा? प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन नंबर 1, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट इज दैट विच इज फाउंड, बेसिक इंस्टिंक्ट यानी कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो है कि ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज इनबॉर्न एंड नेचुरल, यानी कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वो हर ऑर्गेनिज्म में होती है, और ये इनबॉर्न होती है, ये सीखी नहीं जाती है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है और नेचुरल होती है। ठीक है, then question number 22, the right to free and compulsory education for children between age group of 6 to 14 has been included in Indian Constitution as, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये हम आई थिंक ये हम सबको पता होगा, और ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आर्टिकल 21A।
Question number 23. Kretschmer has classified the persons in one of the following main types. Kretschmer ने हमारी टाइप थ्योरी दी थी पर्सनालिटी की, टाइप थ्योरी, और इन्होंने पर्सनालिटी को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया था. मैं इसका आंसर पहले बता दे रही हूँ. ऑल ऑफ दिस, पिकनिक, एथलेटिक एंड एस्थेनिक. ठीक है, इनकी टाइप थ्योरी उन्होंने दी थी पर्सनालिटी की, और उन्होंने कहा था कि जो भी पर्सन्स होते हैं उनकी पर्सनालिटी 3 टाइप की होती है. सबसे पहले जो है पिकनिक. जो पिकनिक लोग होते हैं इनका कहना था कि वो फैट होते हैं और सोशल होते हैं, यानी कि उनको वो एक्सट्रोवर्ट टाइप होते हैं. ठीक है. फिर एथलेटिक. इनका कहना था कि जो एथलेटिक लोग होते हैं वो हेल्दी होते हैं, वो फैट नहीं होते हैं, वो हेल्दी होते हैं, और ये ना तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना ही इंट्रोवर्ट होते हैं. ये इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बैलेंस्ड होती है, यानी कि काइंड ऑफ एम्बीवर्ट वी कैन से. और लास्ट एस्थेनिक. इनका कहना था कि जो एस्थेनिक लोग हैं वो थिन होते हैं और पेसिमिस्टिक होते हैं. अब पेसिमिस्टिक का मतलब क्या है कि थोड़े सैड टाइप और लोगों से मिलना जुलना एंड ऑल, ये सब इनका नहीं, इसमें ये नहीं कर पाते हैं. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी. देन क्वेश्चन नंबर 24. पर्पस ऑफ टीईटी इज मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग. जो हम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं हम सबके सब, ये यूपी टेट भी जो क्या है वो हमारा एक टीईटी ही है. तो ये हमारा किसको मेजर करता है? ये मेजर करता है एप्टीट्यूड को, टीचिंग एप्टीट्यूड को हमारा ये मेजर करता है, अभिक्षमता. देन क्वेश्चन नंबर 25. कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग. कंसोलिडेशन थ्योरी जो है वो किसने दी? वो मेमोरी को मेजर करता है, और ये दी किसने थी? ये दिया था मुलर एंड एल्फोंस ने. इनका ये कहना था कि कंसोलिडेट का मतलब होता है कि एक तरफ इकट्ठा करना, एक जगह पे इकट्ठा करना. इन दोनों लोगों का ये कहना था कि जो भी हमारी मेमोरी फॉर्म होती है वो अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, अगर हमने कोई मेमोरी फॉर्म की और उसके तुरंत बाद इमीडिएटली कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, तो वो हमारी तो मेमोरी सॉलिडिफाई नहीं होगी. ठीक है, तो यही है कंसोलिडेशन थ्योरी. देन क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग. यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी. इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ. IQ को मेजर करने का जो सबसे करेक्ट फॉर्मूला है वो कौन सा है? अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था, वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. तो हमारा ऑप्शन नंबर 4, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100. देन क्वेश्चन नंबर 28. हु डिस्क्राइब्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी? वो थे जॉन डीवी. क्वेश्चन नंबर 29. विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग के जो लेवल्स हैं उसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो ये क्या है? हमारा इमेजिनेशन. इंडक्टिव रीजनिंग में जो हमारे लेवल्स इंक्लूडेड हैं वो हैं, फर्स्ट हमारा होता है ऑब्जर्वेशन, सेकेंड होता है क्लासिफिकेशन, थर्ड है जनरलाइजेशन, एंड फोर्थ है एप्लीकेशन. तो ये हमारे लेवल्स हैं इंडक्टिव रीजनिंग के, जिसमें कि इमेजिनेशन इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 30. फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्नड कंटेंट इज. यानी कि सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? विस्मरण, फॉरगेटिंग. ठीक है. तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि हमारे यूपी टेट पेपर 2 में पूछे गए थे 2021 में. एंड यू कैन ट्रीट इट एज अ ब्लूप्रिंट फॉर कि हमारे क्या आने वाला है अब आने वाले यूपी टेट में. सो आई होप दैट यू ऑल लाइक द सेशन एंड द एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी अपने यूपी टेट प्रिपरेशन में, PYQs को सॉल्व करने में. एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम. एंड दैट्स इट. सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग. टिल देन, बाय बाय.